एक आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, प्लीज वो किस्सा आप बताइए। निरंजन था उसका नाम। निरंजन देखो साहब, तो वो देख करके मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है कि साहब मैं ही मारूंगा। मैंने उसको बोला कि डोंट वरी। उस दिन तुमने बोला था ना कि उनको मारना है, हाँ? कल मार दिया दोनों को। जब भी हम किसी को वर्दी में देखते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं, स्पेशली आर्मी को, तो एक दिल से एक सलूट निकलता है, एक रिस्पेक्ट निकलती है। लेकिन जो अभी उड़ीसा के अंदर जो हो रहा है, क्या लगता है आपको? लाल चौक मैंने बहुत ही बुरी हालत में दिखा है। पाकिस्तान का झंडा, कभी किसी किस्म का झंडा लोग वहाँ टांग देते थे और फहराते थे। 15 अगस्त 2021 को हमने पहली बार वहाँ पे फ्लैग होइस्ट किया था। हर तिरंगा जो वहाँ चढ़ाया एक कश्मीरी ने लगाया। मैं कोई 50 मीटर आगे गया हूँ, एक धमाके की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो गाड़ी थी वो हवा में। कंपैरिजन करें तो पहले टेररिज्म कैसा था और अब कैसा है, कितना फर्क आया है? तकरीबन हर रोज 5-10 ऑपरेशन हुआ करते थे। साल के अंदर 1000-1500 टेररिस्ट मारे जाते थे। आज 2 महीने के अंदर आपको एक इंसिडेंट सुनाई पड़ता है तो आपको लगता है कि ये क्या बड़ा हादसा हो गया। Law of the land is you open fire on me, I'll open fire, self defense and I'll kill you. जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं जनरल पांडे, जिनसे हमने बात की ओडिशा केस के बारे में, जहां एक आर्मी ऑफिसर की फियांसे के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। बहुत ऐसे हॉट टॉपिक्स में मैंने बात की जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो विदाउट डिस्क्लोजिंग मच स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जनरल पांडे। थैंक यू ममता, थैंक्स अ लॉट। स्टार्ट करते हैं और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये जानना है आपका पहला प्यार क्या है और क्या था? आई नो यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग रिप्लाई कि मेरा पहला प्यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी या कुछ थी, बट वेरी स्ट्रेंजली मेरा पहला प्यार मेरा हमेशा देश रहा है। और उसके बाद में मेरा जो दूसरा प्यार है वो मेरी आर्मी है, मेरी वर्दी है। अभी तो खैर मैं वर्दी से बाहर निकल गया हूँ, बट वो वर्दी बहुत मुझे प्यारी है। तीसरा मेरा जो प्यार है वो मेरी बटालियन। मैं सिखलाई का हूँ, 9 सिखलाई का। उस बटालियन ने मुझे सब कुछ दिया जो मैं आज हूँ, जहाँ पर हूँ। एक बच्चा फ़ौज में आया था, उसको एनडीए ने ट्रेनिंग दी, आईएमए ने एक जेंटलमैन कैडेट, एक ऑफिसर बनाया, मगर जो मुझको शेप किया एक इंसान के तौर पे, एक ऑफिसर के तौर पर, एक सिपाही के तौर पर, वो मेरी बटालियन ने किया। और वो सबसे बहुमूल्य मैंने बहुत ऑपरेशंस, बहुत इलाके देखे हैं, बट जो मेरे दिल को अजीज़ समय है वो मेरी बटालियन का टाइम है। 21 साल एक रेजिमेंटल सर्विस थी मेरी, जिसमें से 17 साल मेरी रेजिमेंटल सर्विस बटालियन के साथ में है। कई बार मेरी पोस्टिंग आई, हर बार मैंने मना किया मुझे वापस पलटन में ही रहना है, क्योंकि वो एक बटालियन बहुत ही खास खूबसूरत यूनिट है। और मेरे जो जवान हैं हमारी बटालियन के, ये हमेशा मेरे पास रहता है। ये कड़ा बहुत ही बोल्ड, मुंह फट, दिल के साफ, आपके मुंह पे आपको बता देंगे कि आपकी क्या कमी है, क्या पेशी है, क्या गलतियां हैं आपकी, और वो आपको शेप करते हैं। उनके साथ में बड़ा एक सिंपल सिस्टम था। एज ए यंग ऑफिसर यू हैव टू बी फिजिकली वेरी वेरी फिट, दे विल पुट रेट यू हियर, देन यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन दे लुक्ड एट, चलो ठीक है पढ़ने लिखने भी चंगा आएगा, ठीक है, देन दे वर ओके। बट दैट इज़ वन ऑफ माई आई रियली लव दैट यूनिट, एंड आई एम श्योर, आई रियली होप दैट फीलिंग इज म्यूचुअल। एंड देन ऑफ कोर्स कम्स माई फैमिली, एंड व्हेन आई से अबाउट माई फैमिली इज़ नॉट ओनली माई वाइफ, माई son, but my extended family. They are extremely proud of me in uniform. My father, my wife, my son, my bahu, और मेरे गांव के, I come from a very backward area of eastern UP, a place called पजवापार। वो गांव के अंदर, उसके अंदर सिपाही और जनरल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, मगर वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि उनके गांव से एक आदमी, जवान, एक वर्दीधारी, एक अफसर बना, और अफसर के बाद में उनको जनरल का मतलब नहीं पता है, बट दे आर एक्सट्रीमली प्राउड एंड दे हैव नेवर रीच्ड आउट टू मी
कि मुझको ये काम कराना है, मेरा भैया ये काम करा दो, चाचा ये काम करा दो, दे नेवर अप्रोच। बट टू समराइज एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको अपने देश से प्यार नहीं है तो जो नीचे के तीनों चीज़ें वो बेबुनियाद हैं। आपको अपने परिवार से सिर्फ प्यार है और देश से प्यार नहीं है, टू बी ऑलवेज सेल्फिश। एंड देयरफॉर इवन एज अ सिटीजन आपको हमेशा अपने देश से प्यार होना चाहिए। बाकी सब कुछ सबसेंट हो जाता है उसके अंदर। और ये जो प्यार है ये शिफ्ट होता है, कई बार आपको अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करना पड़ता है और ड्यूटी के समय पे भी, बट ये चीज़ें कई शिफ्ट होती है। बट एसेंशली आई थिंक जिस आदमी को अपनी ज़मीन से, अपने देश से प्यार ना हो, वो आदमी किसी काम का नहीं। जब भी हम किसी को वर्दी में देखते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं, स्पेशली आर्मी को, तो एक दिल से एक सलूट निकलता है, एक रिस्पेक्ट निकलती है। लेकिन जो अभी उड़ीसा के अंदर जो हो रहा है, जहाँ पे उनकी फियांसे ने आके बिल्कुल कैमरे के आगे बताया है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ है, क्या लगता है आपको? क्या मतलब सिर्फ शहीद हो रहे हैं तब भी दुनिया इकट्ठी हो रही है कि कोई के शहीद होके ट्रक आ रहे हैं तो दुनिया इतनी दिखती है, सोशल मीडिया पे इतना है, लेकिन जब ऐसे हो रहे तो लगता है कि सच में कोई रिस्पेक्ट नहीं है आर्मी के लिए एटलीस्ट? देखिए, इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एक हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे भारतीय सेना का एक जवान है, मैं अगर इस दुनिया में किसी को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो अपने जवान को करता हूं। मैं जवान का नाम ले रहा हूं तो जवान से वो मतलब नहीं है कि जैसे सिपाही हवलदार, एक ऑफिसर भी जवान होता है, उसको ओहदा मिलता है उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी काबिलियत के हिसाब से, मगर सबसे पहले वो एक देश का सिपाही है। जब वो ग्लेशियर के अंदर, लद्दाख के अंदर, नॉर्थ सिक्किम के अंदर ऊंची पहाड़ी, जहाँ जब वो एक सर्द हवा चलती है तेज़ रफ्तार में, 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, -40 -30 का समर टेम्परेचर होता है रात को, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं वो सांस ले लूँगा उससे, वो अंदर से सांस निकाल देती है। जब वो मुस्तैद खड़ा होता है, एंड एनीबडी कैन ट्राई दिस, आपको रात को मैं ड्यूटी पर लगा दूं, एसी एनवायरनमेंट के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, आपको मैं कितना भी पैसा दूं, कुछ भी दूं। जब वो इतना सब कुछ करता है और जब वो वापस जाता है सिविल एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी सिर्फ एक ये सोच होती है कि हमारे देश के नागरिक हमको रिस्पेक्ट करेंगे। यस, बिल्कुल। जब वो सिविलियन हो जाता है, जब नीचे आता है, दिल सोल वाइज फौजी है, मगर इस सिविलियन एनवायरनमेंट में आकर वो लॉ ऑफ लैंड के अंदर आ जाता है, तब वो हमेशा सोचता है मैं कहीं भी जाऊं लोग मुझे सल्यूट करें, थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट दें। मैं कहीं एक ब्यूरोक्रेसी में जाऊं, मैं किसी एक तहसीलदार के ऑफिस में जाऊं, कहीं कोर्ट में जाऊं, तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि मैं देश के लिए काम करके आया हूँ। काम करके आ रहा हूँ। गर्मी से डेजर्ट के अंदर, तपती रेत के अंदर वो आदमी खड़ा हुआ है, और जब वो वापस अपने घर जाता है तो वो एक रिस्पेक्ट करता है। वही कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर गोलियों के एनवायरनमेंट में एक बहुत हाई टेंस एनवायरनमेंट से आता है, जब वापस अपने घर जाता है तो ही रिस्पेक्ट्स होप्स। ही इज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, उसको कल छुट्टी दी, वो परसों ट्रेन के अंदर बैठा, उसके पास रिजर्वेशन का मौका नहीं है, ही एक्सपेक्ट्स। लॉट ऑफ पीपल गिव द रिस्पेक्ट। एक आम आदमी देश का हमें बहुत रिस्पेक्ट देता है, मगर कई बार कुछ लेवल के ऊपर वो गलतियां हो जाती हैं। मुझे लगता है इसके अंदर सिर्फ दो, कुछ भी रहा हो, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक बेल्टधारी, वो वर्दी हरी हो या खाकी हो, मैं ये देखता हूँ कि मैं जब इस बेल्ट वाले के पास पहुँचूँगा, ये मेरी मदद करेगा, मेरी इज्जत बचाएगा मेरी। और मैं किसी भी हालत में हूँ, मैं अगर अबला हूँ, शराब के नशे में हूँ, सही तरीके में हूँ, गुस्से में हूँ, ये मुझे ठंडा करके, मुझे आश्वासन देके मुझे सही करेगा। और अगर मैं एक फ़ौजी के साथ में हूँ, और मैं अगर एक किसी दूसरे बेल्टधारी फ़ौजी हो, चाहे खाकी वाला हो या किसी भी यूनिफॉर्म वाला है, तो वो ये सोचता है कि यार मेरी तो आज प्रोटेक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं है, आई विल बी हर्ट। आई थिंक दैट इज़ वेयर circumstances may be anything. I am not sure of circumstances. And the second thing, you can't hold an officer in a lockup. There are rules, laws totally laid out on the subject. And then to cover up, I think that is where they're wrong. I think the process, I'm so grateful for the senior hierarchy, which was responsible on both sides in terms of the, especially from the army, the way the GOCMB area reacted. The army commander has supported the full thing. I'm so
grateful for them. They have fulfilled their responsibility towards this couple, and they have reached out to जिसके पास को उनको कांटेक्ट करना था कांटेक्ट किया, और जो उनको सहूलियत और एक लॉ के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए वो दी गई हैं. And I think it is sub judice. There's an inquiry which has been ordered. I should not like to comment on hearsay which has been coming on this thing. I'm not in the full picture. बट डोंट यू थिंक एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सो दैट आगे ऐसे ना हो? I am sure whatever decision will be taken will be a right decision. And जो हमारी हायरार्की के लोग जिम्मेदार हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं. Similarly, I am sure the political hierarchy, the judicial hierarchy and the police hierarchy is doing. It is not time to polarize. Because there हमारे देश के अंदर बहुत दुश्मन है polarize करने के लिए. ठीक है, तो वर्दी की जिम्मेदारी है. आई एम श्योर ये एक एबरेशन हुआ और इसको करेक्ट कर दिया जाएगा. आप अभी जनरल रिटायर हुए हैं, जर्नी वहाँ से लेके आप कह रहे हो कि मैं एक छोटा बच्चा था, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी जब मैं एनडीए के लिए गया था, ये जर्नी कैसी रही? आपने कैसे सोचा कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है? इट हैज़ बीन ऑसम जर्नी. आई थिंक ये सवाल मुझसे मेरे कई यंग ऑफिसर्स पूछते थे जब मैं सर्विस में भी था, और कई सीनियर लोग, कई मेरे दोस्त, और जब मैं रिटायर हो रहा था उस टाइम पे कई लोगों ने पूछा है. इट इज़ एन ऑसम जर्नी बिकॉज बहुत किस्मत वाले ऐसे होते हैं ममता जिनका पैशन प्रोफेशन बनता है. बिल्कुल. आई वॉज वेरी लकी टू हैव माई प्रोफेशन इक्वल टू पैशन, एंड देयरफॉर आई थिंक आई एंजॉयड माई जर्नी. द सेकेंड थिंग आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, एंड बड़ा ब्यूटीफुल है ये जो मेरी कोट है, इज been now become a DP of so many officers and civilians. A lot of people post me on my Instagram कि सर ये आपका हमने डाला हुआ है as a DP. Is journey matters. Your destination is fixed. A lot of time people get worried about destination कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, and they don't enjoy the journey. Army has been a very fulfilling journey. It has not been very easy. Been extremely difficult, challenging, everything. But coming back to your original question, मैं बच्चा था जब ये 1971 की लड़ाई हुई. उस टाइम पर मैं गोरखपुर में था, हमारा एयरफोर्स स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन था, और वहाँ ब्लैकआउट के ऑर्डर्स होते थे, और हम छोटे छोटे बच्चे घरों के पास जा कर के अंकल लाइट बंद करो, अंकल का ब्लैंकेट लगाओ. And we were very small children, we understood the relevance of a war which was happening, right? And I'm also very lucky that my father, who was a professor in the university, he introduced me to books. I have read about Chandrasekhar Azad, Sukhdev Singh, about Bhagat Singh, backwards, Rani Lakshmi Bai, the freedom movement, the warrior feeling. Yes. And I used to always imagine कि मैं भी क्रांतिकारी बनूंगा अपने देश के लिए, बट क्रांतिकारी वाला सिस्टम खत्म हो गया, देश तो आज़ाद हो गया था. And then over a period of time, the books like Commando Comics, Force of Guns of Neuron, Second World War books, they started coming on too. And my father allowed me to read all this. And I became very fascinated by uniform, right? And I was very fascinated by army. I had no choice. In fact, मैं 10वीं पास करने के बाद में मैं भर्ती के लिए गया था, जवान की भर्ती के लिए. एंड कोई बहुत ही अच्छा इंसान था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता अभी कौन था. उसने रिक्रूटमेंट में, मैंने बोला कि कैसे आ गया, बेटा आप तो बहुत यंग हो और आप तो कुछ इंग्लिश बोलना भी जानते हो, 1 आध साल वेट करो और अफसर बन जाओगे. तो इन दोस कमांडो कॉमिक्स ऑफिसर्स आर ट्रीटेड विद डिस्डेन. इट इज़ अ सर्जेंट हुज और अ सोल्जर हुज टेकन इन द इंग्लिश कॉमिक्स. और हमारे टाइम में हमारी फौजी कॉमिक्स का, इंडियन आर्मी की कॉमिक्स तो होती नहीं थी. तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग दैट ये फौजी अफसर तो बड़ी ऐसे यूजर्स होते हैं, मेरे को जवान बनकर, यानी आई एम आर्गिंग विद देम, नहीं जवान बन के मुझे अगर फौजी अफसर बनना होगा तो तब देखेंगे, वो तो ऐसे होता प्रोसेस. तो दे वर ऑल लाफिंग एट मी, हाउ सिली दिस बॉय इज, एंड दे पुश्ड मी अवे. एंड देन आई came to know about NDA, and then I applied for NDA. I never told my father. He was not very willing for me to join army, while he was very, very motivated for our country. So first time when I gave my examination for it, and I didn't tell him, but interview में बताना पड़ा मुझे. तो बहुत मेरी क्लास वास लगी, but eventually he allowed me. I didn't make it. A lot of people think that NDA का एग्जाम बहुत आसान होता है. It is not easy. So I made the written, but I did not make the SSB. Twice I missed out. I made it on the third one.
And I must tell you, a lot of people out there are talking to me on my Twitter or Instagram कि मुझे फौज में आना है, I'm motivated by you. It is not easy. You have to really work hard. You have to be very lucky to don uniform. This year, 7 lakh plus children appeared for this latest examination for NDA. Only 5,000 have been selected for interviews. Only 300 will crack the uniform. It is that tough to get into NDA or Army as an officer. Not easy. So that life has been very fulfilling. I have enjoyed. I'm very lucky to have come out fit. Because when I seen my journey, there are people who got injured. The weather vagaries. I don't know, people feel ये फौजी अनफिट कैसे हो जाता है. अगर आप दो टेन्योर हाई एल्टीट्यूड का कर दें, आपकी बॉडी, आपकी जो ज़िंदगी के 10 साल होते हैं वो कम हो जाते हैं. The system that weather takes toll on you. So I'm quite fortunate. भगवान की दया है, मेरे जवानों की ब्लेसिंग्स हैं कि आज मैं फिट होकर के 60 साल की उम्र में बाहर रिटायर हुआ. तो जब आपकी कमीशनिंग हुई तो आपकी फर्स्ट यूनिट कहाँ थी, मतलब कौन से एरिया में? आई वॉज वेरी लकी. मेरी यूनिट वॉज इन प्लेस कॉल्ड उमरॉय कैंट. मैं वहाँ पे गया, 2-3 महीने रहा मैं वहाँ पर. और जो मुझे सबसे अच्छा किस्सा वाक़या याद है, क्योंकि मैं सिखलाई से हूँ, तो सब लोग एक एंटिसिपेट करेंगे फ़ौजी से साथ में कि वो तो ड्रिंकिंग बड़ी होती होगी. तो हमारा वो डाइनिंग इन हुआ, सारे ऑफिसर्स. और फिर मैं GSU में गया, वहाँ पर भी मैंने तो ड्रिंकिंग से मना कर दिया, क्योंकि मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था. माई फादर ऑलवेज हैड दैट इमेज कि फ़ौज में तुम जाओगे तो कबाबी हो जाओगे, सिगरेट पियोगे. और इमेज, हाँ, एक इमेज है. तो आई ओनली प्रॉमिस कि पापा मुझे जाने दो, आई विल नॉट ड्रिंक, आई विल नॉट स्मोक, एंड आई विल नॉट, जस्ट ट्रस्ट मी दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. सो आई हैड टू कीप दैट प्रॉमिस. एक बार जवान दे दी फिर दे दी. सो आई डिडंट, एंड आई अवॉइडेड ऑल दैट. सो काफ़ी थोड़ा प्रेशर हुआ. बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम, एंड मेरे जेसर्स बोलते थे मुझे, साहब तुसी चंगे अफसर नहीं बन सकते शराब नहीं पींदे. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज देयर व्यू नाउ, बट frankly I just couldn't afford. Then Pulton immediately moved to a high altitude tenure, and it was a tough tenure, which was, but I had very wonderful seniors, and बहुत ही अच्छी मेरे हवलदार्स जो हमारे होते हैं ना, NCOs थे, JSOs थे. उन्होंने एक्चुअली मुझे पहले 6 महीने के अंदर उस हाई एल्टीट्यूड के अंदर ये ट्रेन करा, ग्रूम करा कि कैसे आपको जवानों का ख्याल रखना है, कैसे ऑपरेशन करनी है, कैसे पेट्रोलिंग करनी है, और कैसे आपने चाइनीज़ के साथ में जो भी कार्रवाई करनी है किस हिसाब से करनी है. एंड देयर आफ्टर ऑफ कोर्स देन द लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर. फिर देन यू डोंट हैव टू लर्न मच. यू वंस यू आर सेट इन द बटालियन देन इट्स ओके. बट एक ड्रिंक करने का जितना मैंने देखा है, मे बी एक ये पर्पस भी होता है कि आप, क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड पे सर्व कर रहे हैं एंड वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, अगर आप ड्रिंक करते हैं देन ओनली यू कैन सर्वाइव. Absolutely, it's a requirement at point of time because of the cold. Yes, and आपने सब मतलब बहुत ज़्यादा सर्व किया है JNK में. जी. तो आपको नहीं ये रिक्वायरमेंट लगी? मैं तो ग्लेशियर में रहा हूँ. मेरे तकरीबन 3 टेन्योर हैं जो 14-15 हज़ार 13 हज़ार से ऊपर के हैं. इट्स कॉल्ड सुपर हाई एल्टीट्यूड. ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं ड्रिंक करते. तो मेरा तो जवाब यही होता है कि आई एम ऑलरेडी एट अ हाई. आई हैव गॉट माई कॉलिंग, एंड वंस यू आर ऑलरेडी एट अ हाई यू डोंट रिक्वायर अ ड्रिंक. आपको शराब की ज़रूरत नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए. तो आप शाम को पार्टी में, आप थोड़ा डिप्रेशन में हैं, आप थोड़ा थके हुए हैं, आपको लगता है कि मैं 2 पैक पी करके थोड़ा सा खुश हो जाऊँगा और थोड़ा सा एन्जॉय करूँ. मैं तो ऑलरेडी उस लेवल पर हूँ. सो आई डोंट हैव टू गो फर्दर बियॉन्ड. वाई शुड आई ड्रिंक? आई एम ऑलरेडी, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली लाइफ, विद माई सराउंडिंग, विद माई वर्क. मोर वर्क इज़ ग्रेट हैप्पीनेस टू मी. More challenges, more happiness to me. So why should I drink? It's a problem for, I think, lesser mortals to drink to come to my level. एंड आपका फर्स्ट ऑपरेशन जो रहा, प्लीज़ उसके बारे में बताइए. बिकॉज आफ्टर जॉइनिंग आर्मी आपका फर्स्ट ऑपरेशन मुझे जानना है, क्योंकि एक आपके अंदर वो वॉरियर वाली वो थी, आपने बुक्स पढ़ी हुई थी, तो शायद आप वेट कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ हो एंड मुझे ये करके दिखाना है. नहीं, देखिए, ऐसे ऑपरेशन तो कई हुए. यस. और फौज के अंदर कई बार हमको ऑपरेशन लगता है कि सब गोली चलना ही एक ऑपरेशन होता है. मगर जब एक फ़ौजी अपनी पोस्ट से बाहर निकल के एक पेट्रोल के लिए वापस जाता है, एम्बुश के लिए जाता है, डोमिनेशन के लिए जाता है, वो हमेशा तैयार होके जाता है कि मेरा कांटेक्ट होगा. ही हैज़ टू बी अलर्ट दैट 7 days और 24 hours और few hours when he goes out of the post for an operation.
हमारी जो तैयारी होती है वो सेम होती है हर उस पूरे साइकिल की। सो इस तरह तो तकरीबन बहुत हमारे पेट्रोल्स हुए हैं। एक नाउ व्हेन यू आस्किंग द फर्स्ट दिस थिंग, देयर वाज अ पेट्रोल व्हिच was a difficult patrol from East Sikkim. We had to go to North Sikkim, and few years back one of our patrols had got lost and we had come up to the Chinese side and stuff like that. But उसमें एक ऐसा इलाका था which was prone to slides, avalanches. There were issues of leeches. There were major other challenges beside the Chinese. They were terrain related, weather related, and other related. But the fact was that there is also a patch in between जहाँ पे communication जो है हमारे पीछे के साथ नहीं हो सकता, वो उस पहाड़ों के बिल्कुल बीच में था। तो इस तरफ जहाँ से हम चल रहे थे वहाँ से communication नहीं हो सकता था, दूसरी तरफ नहीं हो सकता था। एंड ठंड इतनी थी कि वो जो बैटरियाँ थी हमारे पास रेडियो सेट की, वो ऑन करते ही निकल जा रही थी। वाइल वी हैड कैरिड इनफ सेट्स and we are totally out of communication, and in between started snowing. A year prior in that patrol, when one of those same patrols, more than 20 soldiers had died of a different unit because of they were trapped, they could not be rescued, and they just froze to death. And all these experiences were there in my mind as the largest patrol. And ठीक है, मैं तो ऐसे कई लोग ये समझते हैं कि जो आदमी पेट्रोल पे जाता है उस पर ज़्यादा बीतती है। मुझे लगता है कि जो आदमी पेट्रोल पे नहीं होता उसका जो सुपीरियर बाहर होता है उस पर ज़्यादा बीतती है। और मेरे सीओ थे एक कर्नल खेत्रपाल, बहुत ही फिट कमांडो, डैगर। अपने टाइम के अंदर उनको लोग जंगली कहा करते थे बिकॉज ही वाज सो वेरी वेरी फिट। ही वाज वेरी फिट दैट टाइम आल्सो एज अ सीओ, एल्डरली जेंटलमैन, एंड जनरली सीओ इज कॉल्ड अ फादर फिगर। मेरा उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था एंड वो ऊपर वालों को बता रहे थे भाई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट ही ऑलवेज हैड दैट फेथ कि मेरा मुंडा हैगा, मेरा ट्रेंड है टीम, वो कर जाएगा। एंड आई रिमेंबर माई ब्रिगेड कमांडर, ही इज़ नो मोर, ही वॉज लेटर जनरल सेठी, ही वॉज वेटिंग ऑन द अदर साइड व्हेन वी इमर्ज्ड। हमारे पूरे जोंकें लगी हुई थी, ठीक है। अब वो जोंक वगैरह की चिंता नहीं कर रहे, वो हमको सिर्फ गले मिल रहे हैं that you guys have come out and you know we are late by about 3 or 4 days. We didn't have the ration, it got consumed and everything. I don't want to go into details. I think that was one of my very, very interesting operation to understand that while howsoever you may be prepared, things will go wrong, right? You need to keep your mind steady at that point of time. And you have to also know that your superiors are always on the watch for you. And so every step when I grew, मैंने नीचे तो देखा ही देखा, बट मुझे ये मालूम था माई बैक इज ऑलवेज कवर्ड बाय माई पीपल हु विल बी ऑलवेज आइदर ट्रस्टफुल, हैविंग फेथ इन यू, एंड यू हैव टू फुलफिल दैट फेथ एंड दे लुक आफ्टर यू। आपने इतने ऑपरेशंस देखे तो मैंने आपका सुना है, देखा है, वीडियोस आपकी आती रहती हैं। लाल चौक वाला किस्सा मुझे वो जानना है, क्योंकि आपने सर्व कर रहे थे आपने तब भी जब आप गए थे, और अभी आफ्टर 360 क्या आपको चेंजेस दिखे हैं? बिकॉज सब जानते हैं वहाँ के। नहीं, अभी आपने कई सवाल पूछ लिए, इसके अंदर आपको कौन सा चाहिए? मुझे ये जानना है कि जब आपने फर्स्ट टाइम लाल चौक देखा था तो कैसा था वहाँ का माहौल? देखिए, मैं पहली बार मैं 86 में गया। मैं जब कमीशन हुआ था तो एक कोर्स के लिए गया था वहाँ पर, बट एज अ पोस्टिंग मैं 90 में गया था, जब ये इंसर्जेंसी का माहौल बहुत तेज़ी के साथ में गर्म हो चुका था जी। और मैं एक पोस्ट एब्रोगेशन के बाद में ये पूरे टाइम 7 बार मैं कश्मीर के अंदर सर्व कर चुका हूँ। जो एक पहले एक एनवायरनमेंट था, दिस एन एनवायरनमेंट ऑफ सैडनेस, परपेचुअल अनहैप्पीनेस। देयर वाज कई बार एक हाई होता था जिसमें प्रोटेस्ट है, एजिटेशन है, पत्थरबाजी है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है, किलिंग ऑफ टेररिस्ट है। फिर एक फेज आता था जिसमें थोड़ी स्टेबिलिटी होती थी, बट जनरली देयर इज अ टेंशन इन द एनवायरनमेंट। पोस्ट 370 आई थिंक पीपल बिकेम वेरी वेरी क्लियर, एंड वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी एक फर्स्ट पोस्ट के लिए पॉडकास्ट में बड़ा बोला। उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि मैं जब जनरल पांडे वॉज द कोर कमांडर, तब जब मैं लाल चौक पे कहीं गया था तो मैं एक किसी महिला से मिला था, तो उसने एक चीज़ बताई बहुत साफ, एंड शी बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली, आई नॉट टेक नेम। शी सेड वेरी क्लियरली कि आज कश्मीर के लोगों को ये मालूम है कि झंडा कौन सा सुबह उठाना है जब हमको। सो देयर इज अ क्लैरिटी पोस्ट एब्रोगेशन
इन 370, उससे पहले जो ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी के जो लोग का फ़ायदा हो रहा था, वेरी वेरी फ्यू पीपल वर एंजॉइंग दिस बेनिफिट्स. दे केप्ट, आई कॉल अ सिस्टम ऑफ एम्बिवलेंस. दिल्ली में कुछ और बोलना, जम्मू में कुछ और बोलना, कश्मीर में कुछ और बोलना, और बाहर देश के जाकर के कुछ और बोलना, अपनी जनता को कुछ बोलना. सो दैट एम्बिवलेंस ऑफ आज़ादी, पाकिस्तान के साथ में बातचीत, उनके साथ में रिश्ता, कभी धर्म का, कभी इंडिया के लोग हमारी बात नहीं समझते, कभी आइसोलेशन का, ये सब पूरा उन्होंने गेम पहले चलता था. वो आज की तारीख में वो गेम काफ़ी कम हो गया. आई थिंक देयर इज़ अ वेरी गुड क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ the hierarchy also of the establishment. When I say establishment, it's not only the government, it's also the leadership of Jammu and Kashmir, that which side, there's a clarity about कि आप देश के साथ हैं, आप देश के एक हिस्सा हैं. And I think that is very important. लाल चौक मैंने बहुत ही बुरी हालत में देखा. हर झंडा वहाँ पे, कभी पाकिस्तान का झंडा, कभी किसी किस्म का झंडा लोग वहाँ टांग देते थे और फहराते थे. आज मैं भी कुछ महीने पहले वहाँ गया था, तो इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा इलाका वो लगता है. इट लुक्स लाइक एनी वेयर फार बेटर देन एनी प्लेस इन आवर कंट्री ऑल्सो, रेस्ट ऑफ द कंट्री. इट लुक्स लाइक अ वेरी मॉडर्न प्लेस एंड इट्स प्लेस, थ्राइविंग प्लेस. 15 अगस्त 2021 को हमने पहली बार वहाँ पे फ्लैग हॉइस्ट किया था. ठीक है. एंड आई मस्ट अगेन टेल यू that lot of people give me the credit कि आपने तिरंगा लेकर के आए. नहीं, मैं तिरंगा लेके नहीं आया, लोग लेकर के आए. और उसके पीछे उनका प्यार तिरंगे का है जो उन्होंने लगाया. हर तिरंगा जो वहाँ चढ़ाया एक कश्मीरी ने लगाया, who loved that thing. तो I'll narrate 2 instances now. One instance is that शाम को मैं अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ पे गया. थोड़ा काफ़ी खाली था, but then we met 2 families, large family, and they had come to see that तिरंगा लगा हुआ. And that family recognized me, and the woman of the family, पिछले 20-21 साल से, and जैसे वो कश्मीरी में बोलते हैं ना, हम यहीं रहते हैं, और जब 15 अगस्त होता था तो बंद हो जाता था, और हम लोगों को लोग न स्कूल जा पाते थे, न यहाँ आ पाते थे, और हमने हमेशा हाथ झंडा अलग किस्म का. And they are crying and they are telling, my wife is there and she was embarrassed. एंड शी देयर टेलिंग कि हमें इतना अच्छा लग रहा है ये तिरंगा देख कर के, हमारा देश, हमारे देश का तिरंगा, हमको मालूम है कि हम किधर है. ठीक है. सो दैट इज़ वन इंसिडेंट. द सेकेंड, वाई आई न्यू देयर इज़ अ लव फॉर तिरंगा इन कश्मीर. मैं GOC था उससे 2-3 साल पहले, प्री एब्रोगेशन. तो जाते ही मैंने, बिकॉज आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स, आई हैव बीन टॉकिंग, आई नो व्हाट इज़ इन द माइंड ऑफ पीपल, मे नॉट बी फुल्ली बट येस सम. तो मैंने बोला कि अगला जो जनवरी आ रहा है उसके अंदर वील हैव फ्लैग होइस्टिंग इन ऑल द स्कूल्स. सो बांदीपुर का एक रिमोट पोस्ट था जहाँ पर सब तैयारियां हो रही थी स्कूल के अंदर डालने के लिए. वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, जहाँ पे रोड नहीं थी, वहाँ के गांव वाले लोग आए उस कंपनी कमांडर के पास. कहते जनाब, पिछले 20-25 साल से इस जगह पे तिरंगा नहीं चढ़ा है, क्या आप हमारे स्कूल के लिए भी तिरंगा चढ़ा सकते हैं? Delegation is coming. So a lot of people talk of anti, the nation stuff and all. But I'm not making the story that company commander ने CEO को बताया, CEO ने commander को बताया. Then it comes to me. And it set me thinking that why are we thinking that the people will not like, we didn't have enough tirangas to give. And it was too short a time. मैंने कहा यार ये तुम मेरे हेडक्वार्टर का तिरंगा पहले वहाँ पहुँचाओ, वो करो जरूर जिसकी डिजायर है. Yes. एंड स्लोली देयर इज एन एक्सेप्टेंस. अगर आप उनको दिखाओगे नहीं, उनको बताओगे नहीं कि हम और आप एक हैं, एक, तो नेचुरली देयर विल बी ऑलवेज अ डिवाइड. यू विल वांट टू हैव सम अदर दिस थिंग. आप तो हमारे देश के किसी किनारे पे चले जाओ और आप बताओ कि मैं ये रिलीजन का हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ, मेरा झंडा, बड़ा झंडा इंपॉर्टेंट है, नेचुरली वहाँ झंडा चलेगा. मगर हमारा देश अगर एक है तो हमारे को तिरंगे को ही चाहते हैं सल्यूट करना है. That moment has to come. I think that is a major change which has happened also after 370. It requires effort. That there are enough people, a larger cross-section of population wants good life for the children. And that desire has come up very clearly after 370.
15 अगस्त जैसे आपने बताया कि 15 अगस्त को वहाँ पे फर्स्ट टाइम तिरंगा लगा, तो क्या वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी अपने घर में, क्योंकि हर घर तिरंगा वाला अभी जैसे हमारे जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तो हर घर तिरंगा होता है, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था? भाई ऐसा है, एक स्कूल है, एक सैयद सलाउद्दीन जी हैं, एक हमारे बड़े तगड़े टेररिस्ट हैं, जम के वहाँ पे उनके क्या आते हैं, पाकिस्तान में उनके रहमो करम पे जिंदा हैं अभी, ठीक है, उनका गांव है। एक वीडियो वायरल हुआ उस टाइम पर, 15 अगस्त को हो गया, तो दैट वाज अ यूनिक। द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट वाज टू बी डन, उस स्कूल के अंदर 3 दिन प्रैक्टिस चली कि तिरंगा लगेगा, मार्च पास्ट, बैंड, यू नो ऑल दैट थिंग, दैट वीडियो वेंट वायरल, राइट। सो जब एक हार्ट, वो गांव है सोईमुख करके नाम है उस गांव का, बिल्कुल कश्मीर से श्रीनगर से थोड़ा सा दूर है, जब वो ऐसी जगह पर वो मूवमेंट है, तो नेचुरली देयर इज अ डिजायर, बट यू नो स्टिल देयर इज अ टेंटेटिवनेस। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल पोस्टेड देयर फोटोग्राफ्स बाय होस्टिंग तिरंगा उस टाइम पर। इट कॉन्टिन्यूज टू हैपन, तिरंगा लगाते हैं। पहली बात है, देखिए स्कूल के अंदर तो आप लगाओगे, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग में लगाओगे, जहाँ जहाँ पे जश्न बनता है 15 अगस्त का पूरे देश के अंदर, वहाँ पे तो आपने लगाना है, बट घरों के अंदर लगाना इन कश्मीर और इन द रिमोट एरियाज नॉट सो इजी, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज व्हिच दे प्लेस, उनको मिलना चाहिए लगाने के लिए। सो है, देयर इज अ थिंग, एंड दे पोस्ट, they have taken selfies and they have posted on the social media sites. I was watching all that. मेरे लास्ट पॉडकास्ट में कन्ना शिवेंद्र आए थे और मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या जो एक सुनने में आता है, न्यूज़ में आया है, एक बुक भी लिखी गई थी कि आर्मी ने जो भी कश्मीरी लेडीज़ जो एक जगह है वहाँ पे काफ़ी रेप होते हैं, रेप करते हैं, इज़ इट ट्रू? तो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल नहीं है। उनका अभी स्क्रीन पे लोगों को दिख रहा होगा वो जो क्लिप है, काफ़ी उस पर कमेंट्स आए कि आर्मी ऐसे काफ़ी कुछ कमेंट्स। Amta, I must tell you one thing. जी। मैंने इस वर्दी के अंदर 42.5 साल NDA से शामिल करके अभी तक निकाला है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं एज ए जनरल, अगर मुझसे गलती होगी, राइट, आई विल बी टेकन टू टास्क। हमारे देश की आर्मी देश की आर्मी है, ठीक है, हम एक देश नहीं चलाते, और इस जो एक पिरामिड है ना, देश का जो स्ट्रक्चर होता है, हम उसका एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और हमारे देश के अंदर, आर्मी के अंदर, हर तबके के अंदर, वहाँ पे जो जवान काम कर रहा है कश्मीर के अंदर, वो बाहर का नहीं है, उसमें से कश्मीरी भी है। एक हमारा सिस्टम है, जो LC पे होते हैं उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, बट जो आदमी CICT के अंदर जाता है उसकी एक ट्रेनिंग होती है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ही नहीं, मुझसे पहले के कोर कमांडर्स, GOCs, COs, कोर, ऑल लेवल ऑफ कमांडर्स, दे टॉक ऑफ ओनली वन थिंग, आपने इस यहाँ की जो महिला हैं उनके साथ वो व्यवहार करना है जैसे आप अपनी बहू, बेटी, पत्नी, माँ के साथ चाहते हैं। हमारे देश के कल्चर में नहीं लिखा हुआ है अभी ये सब। तो जो आप देखते हैं हर जगह पर सोसाइटी के अंदर एक एबरेशन है, जो एक दुर्व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ होता है। हमारा तो हिस्ट्री इज रिप्लीट बाय रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे देश का सैनिक ये काम गलत कर सकता है, स्पेशली वेयर अगर यही दुर्घटना, एक रेप की दुर्घटना कहीं सिविल एनवायरनमेंट में होती है, वो केस सालों साल चलता है। हमारे यहाँ पे तो आपने गलती करी, द हैमर ऑफ द लॉ comes on or comes knocking at you very very fast. In fact, अगर मुझसे यहाँ पे कोई गलती हुई which can be handled with the civilian system or army system, I'll prefer to go to the civilian system because I know it'll take some time. अगर मैं आर्मी में हुआ तो court martial is like this if it is proved against you and there is no sparing. So frankly गलती होती है, हमारे जवान से भी गलतियाँ होती हैं। Every aberration which comes to our notice is taken through the due army law, army act, which is the fastest way to dispense justice. Is put behind bars. You take any human rights violation, you will go behind the jail. You will be sacked, you will be removed, you will be court-martialed, dishonorably discharged. So there is a place in thing. यहीं पे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी हो, हमारा जवान ऑफिसर कोई गलती करेगा, ही विल बी टेकन टू टास्क।
right? I can only assure you this. Our army is very, very disciplined and very motivated. It's very difficult for them to do something wrong. Yes, aberration will also happen. But every aberration which is reported is taken to task, right? कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा ऑपरेशन जिसने आपको मतलब जो आप लाइफ टाइम याद रखोगे, आपके अंदर एक निशान, एक मार्क छोड़ गया हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको 2 किस्से बताऊंगा, 2 एक्सट्रीम किस्से हैं और दोनों केस सेटबैक्स के हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आप सक्सेस से जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा कहीं आप सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट से सीखते हैं। मेरा एक सेटबैक हुआ, मेजर सेटबैक, जब मैं कंपनी कमांडर था। एक पोस्ट है सिरामा, साउथ कश्मीर में है, वो अभी भी वहाँ पर है, अनंतनाग के इलाके में। वहाँ पे उस गांव के अंदर जब मैंने पोस्ट स्टैब्लिश किया तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान। वो उनकी नेक दिली उनको उनका नुकसान कर गई। वो आए, उन्होंने एंड ही हैड ग्रेट एक्सपीरियंस इन श्रीलंका एंड एवरीथिंग। ही हैड कम फ्रॉम CICT ऑपरेशन का काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो वहाँ पे के लोगों से उन्होंने बातचीत करी, उनकी दुख, और वो पहली बार एक पोस्ट वहाँ पे स्टैब्लिश हो रही थी, काफ़ी रिमोट एरिया था और जनरली लोग गाड़ियों पर ही चलते थे क्योंकि उस इलाके में IDs बहुत थी। तो वो साजो सामान जो मुझे पोस्ट को स्टैब्लिश करना था वो लेकर के आए, काफ़ी सामान था, एक बड़ा कारवां था। और उन्होंने उनको ये बोला कि कल जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं तुम लोगों से दोबारा से मिल के जाऊँगा। तो वो वहाँ गए, उनसे मिले। जब वो वापस जा रहे थे तो एक रोड ओपनिंग पार्टी होती है जब आप रास्ता खोलते हैं, तो कुछ वो ऐसा हो गया कि वो उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया, वो जल्दी चल पड़े और हमारी आरोपी पूरी तरह लग नहीं पाई। तो मैं ही उस आरोपी को लीड कर रहा था। उधर से हमारे एक मेजर शरद थे, वो लीड कर रहे थे और हमने दोनों ने मिलना था और तब हमने क्लियरेंस देना था। बट एज हिज वर्क गॉट ओवर ही लेफ्ट स्लाइटली अर्ली एंड एट अ स्पॉट आई रिमेंबर आई वॉज स्टैंडिंग एंड देयर वर 2 यंग ऑफिसर्स वर विद मी, और मेरे साथ 2 यंग ऑफिसर्स थे और एक मेरा बहुत ही अजीज़ एक CHM सुरजीत होता था, ही इज़ अ ओल्ड मैन नाउ, ही वॉज देयर। और मैंने इनको बोला कि यार ये इस जगह पे बहुत ID होने की संभावना है, थोड़ा उसको सर्च ठीक से करना, और कम से कम 304 पुराने ज़माने में वो तार जोड़ करके ID चलाते थे, और इसको थोड़ा सा ठीक से देखना। और फिर मैं अपनी टीम, बैलेंस टीम लेकर के आगे चल गया, एक टीम को छोड़ के। मैं कोई 50 मीटर आगे गया हूँगा, एक धमाके की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो गाड़ी थी वो हवा में आ रही थी और वी लॉस्ट आवर CO, आई लॉस्ट माई CO एंड देयर वर 4 वेरी वेरी वंडरफुल। हर जवान को मैं पर्सनली जानता था, ठीक है, एंड दे डाउन दैट लॉस नेवर गोज अवे फ्रॉम माई माइंड। इट इज डीपली embedded in my mind. It gave me great lessons, but those lessons came at very great cost. How the battalion responded. The entire battalion refused to go on leave. We need to find out the person. Definitely, CO father figure होता है। The second was when the CO goes, when an officer or soldier goes, पूरी battalion के अंदर एक गुस्से की लहर पहुंचती है. The entire leadership, officers, JCOs, they understood that there could be a damage, which will result into long-term damage for the reputation of the organization, the country. They all went and took risk in front of the men to ensure, ये देखने के लिए कुछ सिविलियन कहीं अननेसेसरी हार्म न कर जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जब वो गुस्सा आता है तो लाठी निकल जाती है, कुछ हुलत हो जाता है। बिकॉज एक कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर कुछ हो जाए, वो आदमी, जवान जो होता है ना, 1000 जवान होते हैं, वो देख नहीं सकते। नहीं देख। And all officers went out to calm the nerves while operation was going on, right? सब कुछ चल रहा था, बट ये जो चीज़ थी वो कंट्रोल के लिए चल रही थी। And that talks about great amount of training, instinct and everything. And the battalion refused to go on leave till the time the perpetrator, जिस आदमी ने इसको अंजाम दिया था, eventually we got him in a very good operation। हमारा एक बड़ा young officer था, नवदल सिंह यादव। He led that operation and he killed the terrorist in that operation, and thereafter the battalion started going on. So एक जो हमारा दशा से ना कि मुझे अपने पलटन से बहुत प्यार है। ये जो चीज़ें आप देखते हो, एक रेजिमेंट हमारा जो फौज का एक ईथॉस है, वो एक बहुत ही अलग किस्म के जज्बे का है। और ये कई बार एक जो वीक मोमेंट होता है ना मेरा,
तब मुझे याद आता है कि काश क्या हम कुछ और कर सकते थे. So these are setbacks which brought our battalion back in a very, very good manner. Our battalion transitioned, we achieved major successes thereafter, and our battalion changed. So I think each setback, each disappointment gets you a lesson, but I think I've had major operation this thing, but this never goes out from my mind. The second is the loyalty of our people. You know, मैं आपको एक किस्सा बताया तो अभी इन सोपोर देयर इज अ लोकेशन, मैं तब जीओसी किलो फोर्स था, मैं नॉर्थ कश्मीर दिखता था. सोपोर के पास में एक जगह बाबा गोंड, उसके अंदर एक ऑपरेशन हुआ. अगेन वी हैड मेजर सेटबैक्स इन दैट. खबर आई कुछ टेररिस्ट है, छोटा सा गांव था, और एक बहुत ही सबसे अच्छी हमारी बटालियन है, उसका नाम है 22 RR. बहुत ही स्विफ्ट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, ग्रेट सक्सेसेस. दे रिस्पॉन्डेड, एरिया वाज कॉर्डन ऑफ, फायर खुल गया, फायर टू फायर हो गया. रात हो गई, रात के अंदर वो फायर बंद हो गया और ऐसा लगा कि वो टेररिस्ट मर गए हैं. और सुबह 10-12 बजे 11 बजे तक कुछ और नहीं आया, तो देन दे मूव टू क्लियर द हाउस. तो जब वो क्लियरेंस चल रही थी तो वहाँ पे टेररिस्ट मिले नहीं अंदर. अब वो एक घर के बिल्कुल 10 मीटर दूर वो जो माहौल है वो मैं बताता हूँ आपको. बारिश लगातार हो रही, ठंड, गांव का इलाका कीचड़ से भरा हुआ, स्लशी, अंधेरा गुप, बिल्कुल आपको हाथ से हाथ नज़र नहीं आ रहा. और उसके अंदर वो टेररिस्ट कहीं से मौका निकाल के, काउ शेड था, एक गौशाला भी होती है, उसके अंदर एक नीचे ट्रैप डोर था, उसके नीचे घुस करके बैठ गए थे वो. अब जब नहीं मिले वो, तो हमारा एक एसएसपी था, बड़ी ब्रेव एसएसपी, अभी उसकी पोस्टिंग आउट है कश्मीर से, आशीष था उसका नाम. वो अपने बड़ी के साथ में, उसने बोला यार ये काउ शेड है, इसको भी खोल के देखो कहीं ऐसा तो नहीं है. एंड उस टाइम पे एक हमारा CO92 BSF था, CRPF था, दीपक, कमांड दीपक, ही वॉज देयर एंड देयर QRT वॉज देयर, और 22 RR के लोग जो है बाकी और सब काम कर रहे थे. एंड दे जस्ट मूव्ड इन टू दैट एरिया. वो दरवाज़ा खोला, वो टेररिस्ट दोनों तैयार थे. वो तो क्योंकि वो हमने चेक किया था पहले, वो ट्रैप डोर नज़र नहीं आया था, तो लोगों को ये लगा कि इसके अंदर कुछ होने की अंदेशा नहीं है. मगर येट द मोमेंट दे ओपन द थिंग, उसके अंदर से फायरिंग शुरू हुई, और उसी फायरिंग के अंदर इमीडिएटली वी हैड मेजर कैजुअलिटी, सम डेड, सम इंजर्ड. अभी टेररिस्ट बाहर निकल के भाग करके कहीं घुस गए. जो उसके अंदर इवेंचुअली वी किल द टेररिस्ट, द यूनिट किल द टेररिस्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस यंग commanding officer and the company commanders who were there, they had a situation at hand. Situation was कि ऑपरेशन कंटिन्यू करें, और छोटा सा इलाका, मतलब आप समझे कि 25 से 50 मीटर के इलाके का एरिया सीन चल रहा है, और सब जगह फायरिंग हो रही है, और यू नो उसके अंदर दे kept the grit alive. Should we move the bodies? Should we remove the injured? इंजर्ड को निकालने के लिए वो फायरिंग के अंदर कौन जाएगा जहाँ से आपके ऊपर वो टेररिस्ट फायर कर रहा है, ठीक है, और शैल वी एंगेज विद द टेररिस्ट इनटू दैट फायर. और वो शाम का टाइम अंधेरा हो रहा है. देयर इज अ चैप कॉल्ड इंस्पेक्टर रियाज और जम्मू कश्मीर पुलिस. इसके अंदर ये जो एसएसपी था अपने गनर के साथ में एक घर के अंदर गया, और उसी घर के अंदर एक कमरे में टेररिस्ट और एक कमरे में ये. अब ये एसएसपी का जो हायरार्की है, their concern, I'm just talking of lessons, a lot of people don't know about these things, their hierarchy, their IG पानी, he is calling me up कि जनाब हमारा बंदा, हमारा एसएसपी, हमारा गनर थोड़ा सा, there's a concern which is happening. This Inspector Riaz, he is out of the cordon, he is after the CO, जनाब मेरे साहब अंदर हैं, उनको निकालना है. एंड ये इंस्पेक्टर रियाज माइंड यू ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है. He's got 2 gunshot wounds. I've seen पैर के अंदर, हाथ के अंदर उसके गोलियां लगी हुई है पहले से. And he fights and he contests eventually. He moves in the vehicle, comes to the house and takes out the SSP. He puts himself at risk from friendly fire, from the terrorist fire to take him out. Deepak, injured. उसको निकालने के लिए उनका एक JCO moves in to take him out. There is a mother in one of the houses, left alone. Their son, her son, comes to the company commander outside.
मेरी माँ है अंदर बीमार है, उनके पास मुझको जाना है, आप निकालो चाहे नहीं निकालो, कुछ भी करो, मैं तो मैं चला जाऊँगा उसके अंदर। लॉयल्टी, फेथ, लव, अफेक्शन, ऑल दिस इज कमिंग इन दिस टाइम। नाउ द CEO हैज़ टू टेक अ कॉल कि मैं उसको जाने दो कि नहीं जाने दो, बिकॉज अगर वो जाता है और वो मर जाता है तो लोगों ने तो हमको ही ब्लेम करना है। देन अ वेरी यंग कंपनी कमांडर टेक, सर मैं लेके जाऊँगा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये बच्चा है, आई हैव टू टेक अ रिस्क, अदरवाइज उसकी माँ को कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो भी हमें ब्लेम करेगा। नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ ब्लेम, एक्चुअली हर फौजी की भी तो माँ है ना। बिल्कुल। तो वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है बंकर के अंदर और उसको लेके जाता है, वो फायरिंग हो रही है उसके ऊपर, उस ऑफिसर के ऊपर, बट वो उसको अपनी माँ के पास टू assuage, and then he puts the mother inside the vehicle and takes him out. A different layer of emotions are in play in this operation. It is not about killing of terrorists. There is a human angle of a son want to, एक बेटा अपनी माँ को निकालना चाहता है, एक इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर को निकालना चाहता है, एक JCO अपने, और इन सब बीच के अंदर वो जो हमारे कंपनी कमांडर हैं, हमारे जवान हैं, जो रेंग करके उस इंजर्ड को फायर के अंदर से निकाल रहे हैं। ये 22 आरा के जवान हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं। इट कैन ओनली हैपन इन आवर आर्मी, ऑल दिस, एंड देयर इज दैट ओल्ड मैन। दैट ओल्ड मैन इज नॉट 50-60 ईयर ओल्ड मैन ऑफ मी, वो उस बटालियन का माई बाप, अन्नदाता, वो कमांडिंग ऑफिसर, ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, एंड ही नोज देयर इज अ कैजुअलिटी, ही ऑल्सो नोज, but he has to manage everything in that intense environment where everything negative is going to be written about him, his operation, his successes and failures. But he doesn't leave, let it go. He ensures everybody is taken out. वो instant, उस instant में जो हुआ सो हुआ, but they re-control and take the grip out. I have got so much respect for all these people who operate in this environment. It's a very, these are lessons of loyalty, lessons of love to your parent. There are so many lessons which come out from this. आपने JNK में इतना सर्व किया है, ऑब्वियसली पुलिस के साथ इंटरेक्शन रही होगी, क्या पुलिस पूरा सपोर्ट करती है? या 100%। देखिए, घर के अंदर जजन तो हर जगह होते हैं, वो वहाँ की पुलिस हो चाहे कहीं की पुलिस हो, वहाँ की फौज हो यहाँ की फौज हो, सिविलियन हो, नाम में क्या रखा है जी। जो बिकाऊ है वो तो कहीं का भी आदमी बिकाऊ है। तो जो गद्दार होता है वो रंग और धर्म और वर्दी देख के नहीं आता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की पुलिस इज़ एक्सेलेंट पुलिस, आई हैव सीन देम वेरी वेरी प्रोफेशनल। उनके हाथ में आप बागडोर दीजिए, वो काम अच्छा करते हैं। बट यस, यू नो, फैक्ट इज दैट दे आर अ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। जब वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होता है, CICT ऑपरेशन है, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। You can't expect the police to continue to do a specialized operation. You require special. हमारे भी जो जवान वहाँ पे RR में जाते हैं वो स्पेशलाइज थोड़ी है, वो तो एक आम कन्वेंशनल लड़ाई जो दुश्मन के साथ आमने सामने की जो लड़ाई होती है उसके लिए ट्रेनिंग होती है हमारी। मगर जब वो वहाँ जाता है तो उसकी ट्रेनिंग चेंज होती है। दे आर ट्रेंड वेरी वेरी इंटेंसिवली सो दैट कैन कैरी। वो इतनी टेस्ट ट्रेनिंग होती है, जब तक आप फायरिंग में, फिजिकल में, मेंटल ओरिएंटेशन में आप फिट नहीं पाए जाते हैं, तब तक आप RR के अंदर नहीं जा सकते। यू हैव टू क्लियर दैट टेस्ट विद द टेस्टिंग पैरामीटर्स एंड शेपिंग ऑफ माइंड इज डन। क्योंकि हम तो गोली दुश्मन के ऊपर फायर करा, आपने पूरी मैगजीन निकाल दी, उसमें से 20 में से एक गोली दुश्मन को लगी, बाकी 19 हवा में चली गई। मगर यहाँ पे तो जब आपने अगर गोली चलाई तो अपने को बीच में चलाई ना, वो गोली रुक करके किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी सिविलियन को, किसी अपने फौजी को, किसी पुलिस वाले को लग सकती है। सो देयर इज अ टोटल डिफरेंट। आई थिंक दे हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देयर आर इनफ लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम देम एज वेल। एक आपकी वीडियो जो जिससे लोग आपको, मतलब अगर एक नाम भी लो तो लोग जानते हैं कि अच्छा आप उनकी बात कर रहे हो, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप पहले जवान से मिलने जाते हो, वो कहता है कि साहब उनको मार देना, उनको ख़त्म कर देना, और ख़त्म करके आप वापस मिलने जाते हो कि उनको मैंने ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ वो किस्सा आप बताइए। वो बड़ा वायरल हो कई यूट्यूब चैनल में कई लोगों ने उसको चलाया है, और वो आज भी कई बार क्या होता है मैं देखता हूँ कि अभी वो जैसे 2 हफ्ते पहले इसको अपलोड करेंगे, विद इन नो टाइम 6-7 लाख उसके हिट हो जाता है। देयर आर अबाउट 50 लाख हिट्स
of this thing. But I must tell you that there are commanders who are successful commanders, but there are some who are lucky commanders. I was very lucky. Lucky in what sense? I'm not good. सारे जो हमारे रैंक के ऊपर आते हैं लोग, वो सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही काबिल होते हैं, कई मुझसे ज़्यादा काबिल होते हैं. बट आई वॉज लकी. मैं बहुत ही किस्मत वाला था. किस्मत इसलिए क्योंकि मेरे साथ में जो मेरी टीम थी एक बड़ी आला अर्जे की. वो पूरा एक एनवायरनमेंट, जब मैं कोर कमांडर गया तो मुझे एक LG साहब मिल गए जो बहुत ही एनेबलिंग थे. वहाँ का जो कमिश्नर्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो पुलिस की हायरार्की थी, वो दे आर लाइक माई फ्रेंड्स. यू नो, जो विजय कुमार हैं वहाँ पे अभी ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, दिलबाग साहब थे, फिर अभी रिटायर हुए स्वेन साहब. दे वर ऑल माई फ्रेंड्स एंड यू नो वी कुड डू एनी थिंग with collaboration and in jointness. But I was also lucky in a sense that I had great support of the people. Maybe because मैं कई बार वहाँ गया था तो सब लोग मुझे जानते थे, वो पॉलिटिकल साइड से हो या कोई नॉर्मल सिविलियन हो, कोई बिजनेस का बंदा हो या यंग बडिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब लोग जानते थे. मेरे कोई इंसिडेंट हुआ जो नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, विद इन अ मंथ जो उसका परपेट्रेटर था वो पकड़ा जाता था या नौकर. सो ये जब इंसिडेंट हुआ ये कि CRPF का बंकर था श्रीनगर के अंदर, जिसके ऊपर 2 टेररिस्ट आए, उन्होंने फायर किया और ग्रेनेड मारा और चले गए. एंड आई हैड अ सिस्टम विच ऑल कोर कमांडर्स हैव फॉलोड, दैट जब भी कोई कैजुअलिटी आता है तो उस कैजुअलिटी के टाइम पे या तो वो खुद खड़े होते हैं या अगर कहीं बिजी होते हैं तो जहाँ मौका मिला तो आते हैं. तो सेम फॉर्म वो हमारे लिए सिविलियन कैजुअलिटी हो, CRPF का कैजुअलिटी हो, पुलिस का हो या मेरी वर्दी को, हम सब को बराबर ट्रीट करते हैं. और 92 बेस हॉस्पिटल, हमारा एक हॉस्पिटल जो वहाँ पर, उसका एक कहावत है, इस दरवाजे के अंदर जो घुस गया, कितनी भी बुरी हालत में आप उसको लेके आओगे वो चल करके वापस जाएगा. एंड वो भगवान की उनके उस बेस हॉस्पिटल की सिफत है जिसकी वजह से भी हमेशा सच होता रहा. तो मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंटली गया. उसके यहाँ पे गोली लगी थी एंड ही जस्ट कॉल्ड दिस CRPF, निरंजन था उसका नाम. और वो 24 ही घंटे हुए थे, पहले भी मिल के गया था, बट उस टाइम पे आई जस्ट वांट टू सी हाउ इज रिकवरिंग, कैसे वो रिकवर कर रहा है. तो वो थोड़ा सा रिकवर कर रहा था एंड ही कुड नॉट गेट अप. तो वो देख करके मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है कि साहब मैं ही मारूंगा. मैंने उसको बोला कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन विच वॉज रिकॉर्डेड बाय आई थिंक द MH वाले जो बेस हॉस्पिटल के लोग थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो वायरल कर दिया उन्होंने. अब वो जब वायरल कर दिया तो मेरे ऊपर तो थोड़ा प्रेशर भी हो गया, जल्दी से होना चाहिए. तो फिर मैंने ये IGP से बात करी, विजय कुमार से. मैं कहा यार अब तो इज्जत का मामला है, थोड़ा सा लेस क्विकली रैप अप दिस केस. एंड लकली विद इन 2 days और 3 days दिस ऑपरेशन हैपेंड और उसके अंदर ये दोनों जो भी टेररिस्ट है वो दोनों मारे गए. एंड आई हैड फॉरगॉटन, यू नो, एट दैट लेवल आपका काम इतना होता है कि आपने क्या बोला, कैसे हुआ, ये सब थोड़ा भूल जाते हो. तो रात के अंदर अगेन आई हैड देयर सम ऑपरेशंस में कुछ हमारी कैजुअलिटीज़ आई थी. तो रात को तकरीबन कोई 11-12 बजे के आसपास मैं उनको मिलने गया जब मैं वापस आया. और उसमें आप देखेंगे मैं सिविल ड्रेस में हूँ. तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बोला ये निरंजन अभी भी यहीं पर है. तो देन आई वेंट टू टेल हिम कि मार दिया. तो अब ये वाला भी वायरल हो गया. अब ये जब वायरल हुआ तो ये किसी लोगों ने इसको दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया एंड देन इट बिकेम वायरल. बट यू नो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट निरंजन, CRPF का जवान कैसे लेटा हुआ है. एंड ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे पास. दैट डे कम आउट, देयर इज अ पैरा ऑफिसर, ही स्टेप्ड ऑन अ माइन, उसका पूरा फुट नीचे से चला गया. और जब वो आ रहा है, ही इज वॉचिंग हिज फुट, ही इज बीइंग रोल्ड इन एंड इज वॉचिंग मी एंड ही इज टेलिंग कि सर डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं 1 महीने के अंदर चलने लगूंगा, कोई बात नहीं सर, मुझे मालूम मेरे पैर को क्या है. या ही स्टार्टेड वॉकिंग इन अ मंथ्स टाइम. बट Kashmir, besides this whole YouTube, this thing is much, operations is much more bravery, courage and so much. There's young officers, young soldiers. हमारे ऐसे बुजुर्गों के लिए एक वो लेसन लेके आते हैं कि you need to trust them, have faith in them. There are enough number of people here in our organization, in our army, who are willing to die for the country like this. And I think that is what the faith the rest of the country has to have with us. पहले की अगर हम
कंपैरिजन करें तो पहले टेररिज्म कैसा था और अब कैसा है, कितना फ़र्क आया है? कुछ आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूव हुआ है या और ज़्यादा हो रहा है? बिकॉज अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रही थी, कुपवाड़ा में फिर से फायरिंग हुई, 1-2 हमारे शहीद हुए हैं। ये क्या कभी ख़त्म होगा? क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि कभी तो एंड आए। अगर हम डेली मार रहे हैं, डेली ये सब हो रहा है, तो एंड क्यों नहीं आ रहा है? और इतनी वर्स्ट कंडीशन, सबको पता है पाकिस्तान की अभी क्या कंडीशन है, तो इतनी वर्स्ट कंडीशन है, हम रोज़ टेररिस्ट को मार रहे हैं, तो एंड क्यों नहीं आ रहा है इसका? ये देखो क्या होता है कि आप अभी यंग हो, आप खुद भी, और जो लोग अभी इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी बड़े यंग हैं, उनको हिस्ट्री नहीं पता। ठीक है, जो 100 साल की का एक नैरेटिव है, जो 100 साल की जो गलतियां हैं, वो आप 4 या 5 साल में थोड़ी चेंज कर सकते हो, या 20 साल में थोड़ी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक दिमाग का खेल है, एक नैरेटिव्स का खेल है। जब तक वो नैरेटिव सही नहीं होंगे तब तक कोई ना कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब तक वो वायरस जड़ से आपकी बॉडी से ना निकल जाए तब तक आप फुल्ली क्योर नहीं माने जाते, क्योंकि जो वायरस है जब वो इवॉल्व होकर के दोबारा नए तरीके से आता है तो वो और खतरनाक होकर के आता है। तो हम इस जड़ को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? जो जड़ है वो तो दिमाग के अंदर जड़ है ना। इट टेक्स टाइम। आपका जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, आपके लोग की सीख सही नहीं होगी, आपके जो नया जनरेशन आ रहा है जिसका दिमाग ऑलरेडी करप्टेड है, बस आजकल एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होती है, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन होता है, जब तक वो सब चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी तब तक आप कैसे सोचते हो कि जो एक रिक्रूटमेंट का जो बेस है वो बंद होगा? और ये तो सोसाइटी का मामला है। जब तक लोग वहाँ के ये समझेंगे नहीं कि ये एक महज टूल है एक बड़ी साजिश के। बड़ी साजिश क्या है? बड़ी साजिश एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट की है कि हमारे देश को लोग चाहते हैं कि किसी न किसी बीमारी में ग्रस्त रहे, वो कभी नॉर्थ ईस्ट में हो, कभी छत्तीसगढ़ में LW में हो, चाहे कश्मीर के बहाने हो। कोई अगर ये सोचता है कि बाहर के ये जॉर्ज सोरोस टाइप लोग जो हैं या और जो लोग हैं वो हमारे देश का हित सोच रहे हैं, आई थिंक वो गलत है। वो दुनिया में किसी का हित नहीं सोच रहे। हर जगह जहाँ पे उनको लगता है कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मेरे सुनने वाले लोग नहीं है, वहाँ पे कुछ न कुछ गलत कर दो और वो देश खटाई में चलता रहे, खतरे में चलता रहे। तो उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है टारगेट हैं, वो अपने तो टारगेट हैं ही अपने लोगों के, बट उनसे ज़्यादा टारगेट वो बाहर के लोगों के। तो अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे देश के खिलाफ जंग चला रहा है, एक दिमाग का जंग चला रहा है। तो जब तक उसका एक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक ये छुटपुट चलते रहेंगे। बट नाउ कमिंग टू द कंटेक्स्ट ओनली, और 30 ईयर्स 35 ईयर्स, जब ये 90 में शुरू हुआ तो तकरीबन हर रोज 5-10 ऑपरेशन हुआ करते थे। साल के अंदर 1000-1500 टेररिस्ट मारे जाते थे। उसी के हिसाब से हमारी भी कितनी कैजुअलिटीज़ होती थी। आज 2 महीने के अंदर, 3 महीने में, 1 महीने के अंदर आपको एक इंसिडेंट सुनाई पड़ता है तो आपको लगता है कि ये क्या बड़ा हादसा हो गया। मैं तो 90 से इसका पूरा देखता हूँ, मुझे लगता है कोई बात नहीं है। ये छुटपुट जो भी बीमारी है, ये फोड़े फुंसियाँ हैं, ये कुछ निकल रहे हैं, ये ट्रीट होंगे धीरे धीरे, ये सब भी ख़त्म होगा। क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है जब वो समझने लगेगी कि ये हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, शायद वो भी उनका दिमाग थोड़ा सा चेंज हो और कन्वर्ट होगा। सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक इंडियंस बोलते हैं ना, हमारा स्ट्रेटजिक माइंडसेट नहीं है। हम तो आज कुछ ठीक ठाक हो गया, बड़े खुश, और कल हो गया तो हमें लगता है कि यार क्या सब खराब हो गया। ठीक है, वी कॉल सक्सेस, हम अपनी जीत को जल्दी जीत मान लेते हैं। मेयर एबोग्रेशन ऑफ 370 और 5 साल की जो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, दैट इज़ ओनली अ स्मॉल लिटिल टाइम इन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। You will require at least 25 to 30 years more to actually change the mindset and remove this problem from there. वो भी तब जब वो हालात सही होंगे, लोग सही बात करेंगे, लोग एक डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। तो अभी तो यूथ को बरगलाते हैं। वो आप कौन सा यूथ जा रहा है? यू थिंक ही इज़ अ रिच मैन सन? कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर का बच्चा हथियार उड़ा रहा है, या बहुत अच्छा बिजनेसमैन का बच्चा होता है? वो सब इंग्लिश बोल रहे हैं और बाहर जाते हैं, दूसरी जगह पे अपना शराब पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। उनकी आप इंस्टाग्राम रील देखिए, कोई छोटे कपड़े पहन के चल रहा है, कोई वाइन पी रहा है, और वो यहाँ पर पूरी अंग्रेजी पर, जैसे ही वो कश्मीर में आएंगे वो ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसा लगेगा कि बस इनसे बड़ा भक्त आदमी कोई नहीं है।
So they are all playing with the mind, and the people who are picking the weapon are poor, disaffected. वो आदमी है जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक मिली है, या उसकी गर्लफ्रेंड छूट गई, या उसको नशे की बीमारी है, या उसको ड्रग का इशू है, तो उसको आप हथियार दे दो, वो 5-6 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर मर जाता है। वो अपना एग्रेशन कहीं और निकालता है, वो अपना किसी और को मार देता है, तो ये इंस्टेंट हो जाता है। आई थिंक स्लोली इट विल डाई डाउन, इट विल टेक टाइम, यू हैव टू वेट फॉर दिस टू हैपन। एक मैं साइकिल ऑफ वायलेंस की बात कहता था वहाँ पर जब मैं था, और वो साइकिल ऑफ वायलेंस इज परपिचुएटेड बाय एक्स्ट्रा रीजनल जो बाहर के लोग हैं और कुछ हमारे लोग हैं। तो एक साइकिल ऑफ वायलेंस ये है कि मैं एक लोकल टेररिस्ट को मार दूं, उस लोकल टेररिस्ट को जब मारा तो उसकी भाई बहन, माँ बाप, उसके दोस्त, वो किसके खिलाफ हो जाएंगे? इंडियन आर्मी के, देश के, कि देखो हमारे बच्चे को मार दिया, क्या गलती कर दी उसने, हथियार ही तो उठाया। बस वो तो ये नहीं समझा ना, कोई जिसका बच्चा गया, जिसकी माँ अपने बच्चे का कफन देख रही है। आपने किसी टेररिस्ट के फैमिली से कभी ऐसे बात की है? यार मैंने तो बहुत बात करी है हम लोगों ने, मैंने ही नहीं करी है। लोग, हर एक टेररिस्ट जो मारा गया है उसके पीछे कम से कम 100 टेररिस्ट बनने से बचाए गए हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। कितने सरेंडर्स लिए गए ऑपरेशन के दौरान। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताऊं, कई लोग ना बोलते हैं यंग ऑफिसर्स, आर्मी और ये लोग जो है टेररिस्ट एनकाउंटर करने में ज़्यादा खुश रहते हैं। मेरे पास कितने एग्जाम्पल्स होंगे कि एक कंपनी कमांडर के पास में एक टेररिस्ट जो फंसा हुआ है, उसकी वाइफ 50 किलोमीटर दूर कंपनी कमांडर है, वो उसके पास जाती है कि मेरा पति वहाँ फंसा हुआ है, उसको बचा लो। वो आपकी नहीं सुनेंगे, मगर ये मेरे बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे को जब वो सुनेगा तो उसका दिल पिघल जाएगा। वो कंपनी कमांडर रात के अंदर, और आप ये देखिए महिला, अभी आप कुछ पहले बता रहे थे ना रेप शेप के बारे में, वो महिला बिना किसी के साथ उस कंपनी कमांडर के साथ में उस बंकर की गाड़ी में बैठ करके 50 किलोमीटर रात को चल के वहाँ आती है। वो कंपनी कमांडर इस कंपनी कमांडर को बताता है जिसके इलाके में वो आदमी फंसा हुआ है कि यार थोड़ा रुको, उसकी वाइफ आ रही है, लेट्स टेक अ सरेंडर, ही इज़ नॉट अ बिग टेररिस्ट और समथिंग। वो बरगलाया या भूला हुआ इंसान है, उसको लेके आते हैं, बात करते हैं, बच्चे की आवाज़ सुनता है, वो लड़का हथियार डाल देता है। आप मुझे बताइए कि कहीं भी पूरे देश के अंदर अगर ऐसा होता है तो विल यू नॉट लाइक अ यंग मैन टू कम बैक एंड हू रिकॉग्नाइजेस इज रॉन्ग? पाकिस्तानी टेररिस्ट और कश्मीरी टेररिस्ट में क्या फ़र्क है? नहीं भाई, बिल्कुल फ़र्क है। सबसे पहली बात है, आई नॉट लुकिंग एट, आई नॉट लुक एट द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल, आई ओनली लुक एट इट हाउ वी डील। A terrorist, he will dealt with the law of the land. Law of the land is, you open fire on me, I'll open fire, self-defense, and I'll kill you. ये हमारे जवान को ट्रेनिंग है। आपने फायर खोला, आपके हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में हथियार है, आपको बोला जाएगा आप सरेंडर करिए। अगर आप सरेंडर को नहीं मानते, आप फायर खोलते हैं, आपको मार दिया जाएगा। वो कोई भी हो, उसके आगे कोई नाम लगाना मुझे डजेंट मैटर, ही कैन बी फ्रॉम एनीवन। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर चलें तो कोई गुंडा है, कोई डकॉइट है, पुलिस ने घेराबंदी में ले रखा है, उसको बोला आप सरेंडर करो, वो हथियार खोल देता है तो उस पुलिस को गोली मार देगी। दैट इज अ लॉ ऑफ लैंड। इट कैन बी इन सेल्फ डिफेंस, इट कैन बी बिकॉज ही इज ओपन फायर एंड देयर आफ्टर ही इज किल्ड। मगर हमारा सिस्टम है, एक सिस्टम है दैट वी ऑलवेज कॉल फॉर, we do announce for a surrender. Even if he opens for fire, he may be anybody. Majority of time when you open fire again, then you are dealt with accordingly. But in case, let's say there are 2 Kashmiri terrorists, they have opened fire, ठीक है, आप ये समझिए ना कितना उसके दिमाग में प्रेशर है। पहली बात है उसने हथियार है, जब वो डालेगा तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। There are other this thing, आपने ड्रग ले रखा है, so there are calls which are being monitored, there's a system which is being done. But if case that terrorist offers at any stage that I want to surrender, then he's taken. Because again, you know, how can you kill a person who has said कि मैं आपके गोली नहीं चलाऊंगा? We are not, हमारी जो आर्मी है, हमारे देश की आर्मी है। हम तो दुश्मन को कारगिल के अंदर जब वो अपनी ऑफिसर और अपने जवानों की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता है,
तब भी हम उसको पूरे मिलिट्री ऑनर से उसके देश का झंडा चढ़ा करके उसको बरी करते हैं। हम कैसे अलग हो सकते हैं किसी के साथ? अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये बुरा लगता है हमारे देश वालों को कि ये तो तरीका अच्छा नहीं है, जी, मेरा भी वही क्वेश्चन था, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो ये मानती है, जैसे एक चाणक्य नीति है कि सीधा पेड़ पहले कटता है। अगर हम इतने अच्छे रहेंगे, इतने वो रहेंगे, तो शायद यही एक रीज़न है कि हम अगर हम बाउंड्रीज देखें तो हर बाउंड्री से हर बाउंड्री के तो चारों तरफ लोग फेल हो रहे हैं, मगर ये जो पेड़ है ये 4000-5000 सालों से चल रहा है, ठीक है, और जिंदा है, चलता रहेगा, बिकॉज इस पेड़ के अंदर बहुत कैपेसिटी है टू एब्जॉर्व ऑल ऑन स्लॉट्स। मुझे अपने सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर बहुत भरोसा है। हमारा जवान भी तो इसी सोसाइटी से आ रहा है ना, वो कैसे वो हथियार डाल के आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको गोली मार दोगे? मार सकते हो? यू कांट। वी आर ट्रेन डिफरेंटली। हम अपने तकरीबन 1 लाख लोगों ने सरेंडर करा पाकिस्तानी इन 71। बाय ऑल लॉजिक दे शुड हैव बीन, क्योंकि कितने लोगों का रेप किया उन्होंने बांग्लादेश में, कितने लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, कितने लोगों के साथ में नाइंसाफियां करी। कैन इंडियन आर्मी डू दैट? हम को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। अगर आपको ये सब चेंज करना है तो हमारी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, बट देन इफ़ यू वांट टू चेंज, आपको अपने चारों तरफ देखना है उन देशों में क्या हो रहा है। जैसे हम पुलिस में देखते हैं, एक कांस्टेबल है, उसको भी यही पता होता है अपने लॉज, अपना वो कुछ भी हो जाएगा वो सिचुएशन टैकल कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा एक जवान है, जब वो कैंट से बाहर निकलता है, सिविल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसको अपने लॉज नहीं पता होते हैं, मुझे लगता है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, या शायद उसे अपनी पावर नहीं पता होती है। तो मैं ये चीज़ मुझे हमेशा एक आती है दिमाग में, एंड आई थिंक आपसे पूछना सबसे बढ़िया रहेगा ये, क्यों हमारे किसी जवान को उसके कानून नहीं बताए जाते हैं कि तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हें कौन अरेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्यों? मुझे ये लगता है कि मैंने भी कभी नहीं करा, ठीक है। सो नाउ आपने मुझे एक सीख दी है आज कि ये शायद हमारे में, मुझ में ये कमी रही है कि हमने एक जवान को ये नहीं बताया कि आपको, मैंने कभी नहीं बताया। एक उसका मेरे ख्याल से ये भी रीज़न है कि उसको, जवान को पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे मालूम मेरे जवान को ये सालों कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे कंपनी कमांडर साहब है, सीओ साहब है। इन ट्रबल हिज फर्स्ट कॉल गोज टू हिज कंपनी कमांडर, वो छुट्टी पे हो, कोर्स पे हो, वो कहीं भी हो, और टू हिज सीओ। इट गोज nowhere. His fast dial number is always his company commander. बट आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड, हाँ, so after getting retired, he's back to a civil life. Like I'm not actually tuned to कि अगर मुझे सिविल में प्रॉब्लम है तो मैंने क्या करना है। I think we must invest some time in training and our soldiers कि जब आप जाएं बाहर तो आपको सिविल में क्या क्या तकलीफें होंगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। Because eventually he goes back to a larger family which is civilian. उनको तो पता ही है कि क्या होता है, क्या तकलीफ होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक फ़ौजी होता है, एक थोड़ा सा हमारी गलतफहमी होती है कि बी कैंडिड, साफ साफ बात कर लो, कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको रोक देना है। एंड वी डोंट गेट अडेप्टेड टू अ सिविलियन लाइफ इन विच आपको एक ग्रे जोन में गेम खेलना आना चाहिए। हमें नहीं समझ में आता, मुझे भी अभी नहीं समझ में आता। जब भी अभी भी कोई चीज़ गलत होती है तो मेरी वाइफ देखती है, वो शी विल स्टेप अप एंड यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। सो आई थिंक आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वी नीड टू एक्चुअली ट्रेन आवर मेन, हमको उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो एक सिविल लाइफ के अंदर एडजस्ट हो जाए। देखिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है आज की तारीख में। एक आरटी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हम बोलते हैं आर्मी के अंदर, 9 महीने 10 महीने वो पलटन में रहता है, गाड़ी के अंदर बैठता है, ट्रक ड्राइवर होता है, जिप्सी ड्राइवर होता है, गाड़ी ड्राइवर होता है, वो बिठा कर उसको ले जाता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप कैंटोनमेंट में फैमिली के साथ रह रहे हो, बिल्कुल कैंट के अंदर एक डिसिप्लिन के साथ, हेलमेट के साथ में आपको जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सडनली आप छुट्टी जाते हो, 9-10 महीने आपने गाड़ी नहीं निकाली, कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई, चलाई भी तो चली कैंट के इलाके में चलाई या रिमोट एरिया में चलाई जहाँ सिविलियन ट्रैफिक नहीं है, और सडनली आप पंजाब में, यूपी में, तमिलनाडु में, केरला में आप चले गए रोड के ऊपर, और आते हुए ऑन कमिंग ट्रैफिक ने गलत साइड से चला रहा है, आपको टोक दिया एंड यू डाई समवेयर। हम बहुत कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। जब भी जवान छुट्टी जाता है समझाया जाता है उसको
भाई गाड़ी पे मत चढ़ना, बिकॉज यू नो हिज इंस्टिंक्ट्स टू ड्राइव इन दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक, जो उसका एक तरीका होता है वो उसके अंदर नहीं होता है। अब 9-10 महीने आपने गाड़ी नहीं चलाई, आप छुट्टी जा रहे हैं, अपनी फैमिली को उठाया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप तो सही चला रहे हैं, मगर हमारे देश का पूरा ट्रैफिक ही गलत चलता है, ठीक है, उसमें कोई ठोक के चला गया उसको एंड ही बिकम्स इंजर्ड। इस सिचुएशनल अवेयरनेस जो एक लड़ाई के मैदान में दुश्मन को देखने के लिए होता है, जब वो एक सिविल लाइफ में जाता है वो सोचता है कि मैं कंफर्ट एरिया में आ गया, यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त है, वो खत्म हो जाना चाहता है, खत्म हो जाता है। समवेयर ही हैज टू बी टोल्ड कि तुम जब जा रहे हो तो आगे फोर्स में दुश्मन आपका सामने है, आप जैसे अलर्ट हो, भाई गांव जा रहे हो थोड़ा सा अलर्ट रहना। जब ड्राइव करना तो ये ट्रेन करते हैं, बात करते हैं, कई यूनिटों में ये ड्रिल है कि उनका कंपनी कमांडर या उनका जेसीओ कॉल करता है हर जवान को हर 2 हफ्ते के अंदर कि आप ये हेलमेट पहनना है, आपने ये सही रास्ते चलाना है, गाड़ी धीरे चलाना है। फिर भी हमारी लॉसेस हैं एक्सीडेंट के अंदर इस वेरी अनहैप्पी सिचुएशन, बहुत दर्द होता है और आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो मर गया वहाँ पर, इंजर्ड हो गया तो चलो हम ठीक है उसको इवैक्यूएट करके सब कुछ जो फौज का होता है वो कर देते हैं। बट हर एक फौजी जो 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस वाला फौजी होता है, व्हेन ही डाइज, एक्सपीरियंस डाइज विद हिम एंड ही लीव्स बिहाइंड अ फैमिली व्हिच हैज टू बी लुक्ड आफ्टर नॉट बाय द ओनली आर्मी, बाय द कंट्री। हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मुझे जब कॉल आया आपकी तरफ तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर मैंने आपके वो 2-1 वीडियोस देखने की कोशिश करी तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज, बट थ्रू यू आई कैन ओनली सेंड अ मैसेज टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री। इफ अगर आपको अपने देश की धरती और देश की हिस्ट्री से प्यार नहीं है, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, आप विदेश में कितने भी चले जाओ, याद रखना कि हर जगह पे आप सेकंड क्लास सिटीजन रहोगे। और जो भी अपने देश की धरती को, अपनी हिस्ट्री को, अपने रूट्स को भूल जाता है वो हमेशा के लिए रूटलेस हो जाता है। ना आपको वहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी, कभी इज़्ज़त नहीं मिलेगी, और आपको यहाँ नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री जो 4000-5000 साल की हिस्ट्री है, कितना भी पैसा कमा लो, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दें, पढ़ें उसके बारे में। बी प्राउड ऑफ बीइंग अ भारतीय एन इंडियन, बी प्राउड ऑफ व्हाट, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इस जगह पे हर चीज़ अवेलेबल है जिसके लिए विदेशों से लोग यहाँ पे ढूंढते आए, हमको जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा देश वापस उस जगह पे, उस स्थान पे होना चाहिए। वो तभी होगा जब आज का हमारा यूथ एंटाइटल्ड कम और रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम आज की तारीख पे बच्चे फेलियर के लिए तैयार नहीं कर रहे, उनको सिर्फ सक्सेस देख के सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग एंटाइटल्ड। मेरा हक है बट मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रोज़ सुबह जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं वो देखता हूँ कि सड़क के ऊपर सफाई जो कर्मचारी है वो समय से आकर के सफाई करके पूरा इलाका साफ करके एक वो गठरी बना करके रखते हैं या रखती हैं। वो औरतें हैं, कुछ मर्द हैं, और शाम तक उसी जगह पर हमारा यूथ वहीं ठेले के ऊपर खाना खा करके वो पत्तल को ऐसे फेंकता है कि वो उठाएगी। हमारा देश फर्स्ट वर्ल्ड देश तब तक नहीं बन सकता जब तक ये यूथ हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर अपनी जिम्मेदारी न समझे। मेरा बाप क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन इट। अगर आप हर एक आदमी अकाउंटेबल होगा, इंदौर जैसा शहर के अंदर अगर हर बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, आई थिंक हमारे एनसीआर में, हमारे देश के अंदर हर कोने कोने के अंदर वी नीड टू बी look at our history, we need to become responsible and not entitled. I think that is my message to the youth. थैंक यू सो मच। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपकी कुछ राय है जो आप चाहते हैं कि मैं आगे गेस्ट से करूं, वो भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इस पूरे पॉडकास्ट के छोटी छोटी क्लिप्स हमारे दूसरे चैनल पे है, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को भी देखिए। अगर आपको कुछ ऐसा फेवरेट टॉपिक लग रहा है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसलिए शेयर भी कर सकते हैं वहाँ से।
आगे भी देखते रहिएगा। जय माता दी।